दोस्तों पिछले इशू यानी इशू 5 में हमने बहुत ही अमेजिंग चीजें देखी थी, जैसे एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर का एक साथ एक टीम में होकर लड़ना और बाद में एक्स-मैन की टीम भी उन्हें ज्वाइन करती है टू फाइट विद डॉक्टर डूम आर्मी। और इसी इशू में हमने ये भी देखा था कि एक ही लोकेशन पर सारे एवेंजर्स, सारे फैंटास्टिक फोर की टीम, ऑलमोस्ट ऑल मार्वल सुपर विलेंस, डॉक्टर डूम और गैलेक्टस एक साथ थे। इशू के एंड में हमने ये भी देखा था कि डॉक्टर डूम किसी तरह से गैलेक्टस के शिप के अंदर घुस जाता है और जाकर किसी तरह से गैलेक्टस की पावर के बारे में जानना चाहता है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इशू नंबर 6 को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके टोटल 12 इशू हैं और मैं इसी वीडियो में सारे इशू को कवर करने वाला हूं। सो पॉपकॉर्न और चिप्स लेकर बैठ जाओ और वीडियो पूरा देखो, क्योंकि यही सीक्रेट्स वॉर को हम लाइव एक्शन में आगे देखने वाले हैं। सो खुद को प्रिपेयर कर लो सारी चीजें जानकर, नहीं तो मूवी देखते टाइम सोचते रहना ये कैसे हुआ, ये सुपर हीरो कौन है, इसकी ओरिजिन क्या है। और हाँ, सीक्रेट्स वॉर 1984 के जस्ट बाद मैं एवेंजर्स टाइम्स रन्स आउट की सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, वो भी शायद एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। एक्चुअली मेरा जो भी रोड मैप है वो मैंने एक पोस्ट के थ्रू आप सबको शेयर कर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले सीक्रेट्स वॉर 1984, उसके बाद एवेंजर्स टाइम्स रन्स आउट जो 2011 में आई थी, जिसमें इनकर्जन और सीक्रेट्स वॉर के होने की पहले की कहानी है, जिसमें सारे यूनिवर्स तबाह हो रहे हैं और सुपर हीरो कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद थर्ड और लास्ट कॉमिक होगी सीक्रेट्स वॉर 2015 वाली, जो कि एकदम पीक है। इतना कर लेने के बाद आप सीक्रेट्स वॉर की स्टोरी लाइन में मास्टर हो जाओगे। सो स्टे ट्यून और यहाँ से स्टार्ट करते हैं इशू नंबर 6 को। वॉस्प मैग्नेटो के बेस से चोरी की हुई शिप तो लेकर भाग जाती है, पर उसका कंट्रोल बहुत ही अजीब होता है। उसे चलाने के लिए आपको ऑक्टोपस बनना पड़ेगा और अगले ही पल में वो शिप पहाड़ों में टकराकर जोर जोर से पलटने लगती है। जेनेट गुस्से और घबराहट में मैग्नेटो और एक्स-मैन को कोसती रहती है। तभी उसे एक होलोग्राफिक मैप दिखता है, जैसे मानो वो उसे रास्ता दिखाना चाहता हो। वॉस्प भी उसे फॉलो करते हुए उसी रास्ते पर निकल पड़ती है। पीछे जलती हुई गाड़ी को ब्लास्ट करके खत्म कर देती है और उड़ते उड़ते वो पैचवर्क प्लैनेट की अजीबोगरीब जमीन और बदलते मौसम को देखकर हैरान होती है। जंगल की गर्मी में वो पसीने पसीने हो जाती है और थककर एक जगह ढूंढती है जहाँ पर वो आराम कर पाए, पर जायंट बग्स और चिपचिपी हवा उसकी हालत खराब कर देती है। फिर भी वो मैप में दिख रहे एक चमकती जगह की तरफ बढ़ते रहती है। कुछ देर बाद वो एक गंदे दलदल जैसे जगह पर पहुंचती है, जहां अंधेरा और सन्नाटा उसे डरा रहा था और अचानक पानी फाड़कर एक भयानक लिजार्ड जो कि डॉक्टर कॉर्नर हैं, वो उस पर झपट्टा मारते हैं। जेनेट शॉक में बस बचने की कोशिश करती है। इसी बीच कहीं दूर स्पेस में गैलेक्टस की विशाल होम वर्ल्ड दिख रहा है, जिसके अंदर डॉक्टर डूम चुपचाप एलियन कंसोल को एक्टिव कर रहा है। वो समझ चुका है कि इस महान शिप की एनर्जी को कंट्रोल करके वो पहले गैलेक्टस और फिर बियॉन्डर तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तभी पिछले इशू का साउंड विलन लॉ एनर्जी से दोबारा जन्म लेकर सामने आ जाता है, पर उसका दिमाग बिखर चुका है और वह बस होम चिल्लाकर पागल जैसा बिहेव कर रहा है। पर डॉक्टर डूम ठंडी नजर से उसे देखकर ये समझ जाता है कि उसने गलती से एक बेकार पर बहुत ही शक्तिशाली आदमी को वापस ले आया है। दोस्तों ये लॉ वही कैरेक्टर है जिसे हमने ब्लैक पैंथर में देखा था, जो वकांडा से वाइब्रेनियम चुराने का काम करता है। इसे हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखा था और लाइव एक्शन में उसकी पावर बहुत ही ज्यादा वीक है, बट यहाँ कॉमिक्स में वो साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है और इसकी हेल्प से अटैक कर सकता है। जैसे ही डॉक्टर डूम के सामने लॉ अपनी कहानी सुनाता है, सच सामने आता है कि डेजलर ने उसकी पूरी साउंड एनर्जी बॉडी एब्जॉर्ब कर ली थी और वो सिर्फ एक छोटी सी वाइब्रेशन बनकर गैलेक्टस के शिप के दीवारों में भटक रहा था। दोस्तों डेजलर एक फीमेल सुपर विलन है जो किसी भी तरह के साउंड, वाइब्रेशन या म्यूजिक को लाइट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके अटैक कर सकती है। डूम तुरंत समझ आता है कि ये एनर्जी और नॉलेज ही उसकी असली चाबी है गैलेक्टस को हराने की या फिर शायद बियॉन्डर तक पहुंचने की। पर अभी के लिए वो लॉ को बेकार समझकर हटा देता है और अपने दूसरे प्लान पर फोकस करता है। डूम देख रहा था कि हीरोज अभी बहुत ही कमजोर हैं और एक्स-मैन या मैग्नेटो में उतनी रॉ पावर नहीं है कि वो गैलेक्टस जैसे दानवों को रोक सके। इसलिए वो सीधा अटैक नहीं बल्कि चालाकी से गैलेक्टस की एनर्जी फीस्ट यानी गैलेक्टस की जो भूख है उसे बढ़ाने का प्लान करता है, उसे और गुस्सा दिलाना चाहता है और इस काम के लिए वो चुनता है लॉ को। कुछ ही पल के बाद लॉ डूम के विलेंस के पास पहुंचकर डूम के ऑर्डर्स को सुनाने लगता है, पर अल्ट्रॉन तुरंत उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करता है और कहता है कि वो डूम की एक भी बात नहीं सुनेगा। अब यहाँ पर अल्ट्रॉन की हुकूमत चलेगी। इधर गैलेक्टस अपने होम वर्ल्ड पर एक अजीब सी डिस्टर्बेंस महसूस कर रहा है, जैसे कोई उसकी एनर्जी को छूने का ट्राई कर रहा है और उसी वक्त
वक्त बहुत दूर स्वॉम्प यानी दलदल में भटकती हुई वास्प को लिजर्ट मिलता है जो उसे अपना एरिया छोड़ने के लिए कहता है। वास्प सोचती है कि ये चाहता तो मुझे बिना किसी वार्निंग के डायरेक्ट अटैक कर सकता था, बट इसने ऐसा नहीं किया, विच मीन्स कि ये बुरा तो नहीं है, बस डरा हुआ है। वो उसे अपने पास बुलाती है, उसका जख्म साफ करती है और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। और दूसरी तरफ मैग्नीटो के फोर्ट्रेस पर जेवियर सबको याद दिला रहा है कि अभी झगड़े का वक्त नहीं है। गैलेक्टस जैसे खतरे के सामने सबको एक साथ रहना होगा, चाहे पुरानी दुश्मनी ही क्यों ना हो। और अकेले बैठकर जेवियर टेलीपैथिकली बैटल वर्ल्ड को स्कैन करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक्स-मैन को लीड करना ही उसका नया रोल बन चुका है। डूम बेस में प्रोफेसर जेवियर अपनी टेलीपैथी पावर से उस प्लानेट के सारे सिचुएशन को देख रहा है। उसे वॉस्प भी दिख रही है और लिजर्ट भी, और उसे डूम आर्मी भी दिख रहा है। और उसके साथ साथ उसे ये भी दिख रहा है कि डॉक्टर डूम के कुछ विलन्स प्लानेट के दूसरे साइड में एक वोल्केनिक एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर वो तुरंत साइक्लोप्स को ऑर्डर देता है कि वो रॉग और वुल्वरिन को साथ में ले जाकर उस टीम को लीड करे और ये जानने की कोशिश करे कि डॉक्टर डूम के आर्मी वहाँ क्यों जा रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें रोकने का ट्राई भी करे। वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि वो एलियन लेडी जिसका नाम साची है, उसका और कोलोसल का बहुत ही रोमांटिक तरीके से एक रिलेशन बिल्ड हो रही है। कोलोसल को शायद एलियन लेडी बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर हम सबको पता है कि एक्चुअली में एलियन लेडी ह्यूमन टॉर्च से प्यार करती है और उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। पर इस चीज को आप याद रखना कि कोलोसल एलियन लेडी को पसंद करती है, क्योंकि कहानी में आगे चलकर थोड़ी सी काम आने वाली है। अच्छा, दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका अपनी एवेंजर्स की टीम को तैयार कर रही है और ये प्लान बना रही है कि गैलेक्टस जैसे विलन को हराने के लिए उन्हें बहुत ही सोच समझ के प्लान बनाना होगा। कैप डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले मैग्नीटो को ट्रैक करेंगे, जिससे वो करंट सिचुएशन को अच्छे से समझ सकें। इधर आयरन मैन को हम बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करते हुए देखते हैं। उसका सर घूम रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी के कंट्रोल में है। हालांकि उसे ये बात पता है, बट फिर भी वो अपने आप को शांत करने का ट्राई कर रहा है। दूसरी तरफ एक्स-मैन की हाफ टीम जैसे रॉग, साइक्लोप्स और वुल्वरिन, जो डूम के आर्मी के मोटिव को पता लगाने के लिए ज्वालामुखी के पास गए थे, वहाँ दोनों की टीम की फाइट स्टार्ट हो जाती है। सुपर विलेंस के टीम में 4 लोग हैं, मॉलिक्यूलर मैन, एब्जॉर्बिंग मैन, टाइटेनिया और डॉक्टर ऑक्टोपस। और सारे सुपर हीरोज और सुपर विलेंस अपनी पावर के अकॉर्डिंग फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे को हराने का ट्राई कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मैन एक शील्ड बनाकर लड़ रहा है, अपनी बाकी टीम मेंबर्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और फाइट भी। उन्हें पता है कि साइक्लोप्स का ऑप्टिक ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी बीच रॉक का ध्यान भटक जाता है और वो सीधा एनिमी अटैक्स में आ जाती है। साइक्लोप्स उसे बचाने की कोशिश करता है। ये देखकर वुल्वरिन तुरंत एग्रेसिव हो जाता है और वो डूम आर्मी के मेन आदमी मॉलिक्यूलर मैन को मारने का ट्राई करता है। अच्छा, उसी टाइम पर साइक्लोप्स अपनी लेजर ब्लास्ट मॉलिक्यूलर मैन पर छोड़ता है और उसी टाइम पर वुल्वरिन भी मॉलिक्यूलर मैन पर अटैक कर देता है। वो उसे मार तो देता है, पर वो साइक्लोप्स के ब्लास्ट के सामने खुद आ जाता है, जिससे उसकी हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है और साइक्लोप्स शॉक में हो जाता है। तभी विलेन समझ जाते हैं कि मॉलिक्यूलर मैन का काम तमाम होने वाला है अगर उसे जल्दी बचाया नहीं गया, और उन्हें ये भी पता है कि डॉक्टर डूम के लिए मॉलिक्यूलर मैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो उसे लेकर वहाँ से रिट्रीट करते हैं और एक्स-मैन को पीछे छोड़ देते हैं। साइक्लोप्स वुल्वरिन के सामने जाकर उसे चेक करता है, बट उसे ऑफ कोर्स कुछ होगा नहीं क्योंकि उसके पास हीलिंग्स पावर है। उसके बाद एक्स-मैन के तीनों मेंबर्स उस ज्वालामुखी के ऊपर पहुंचते हैं। साइक्लोप्स बोलता है कि मॉलिक्यूलर मैन मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है। डॉक्टर डूम ने शायद उसे इस ज्वालामुखी को एक्टिव करने के लिए यहाँ भेजा होगा। वो ये भी बोलता है कि जैसे हम एवेंजर्स डूम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा हैं, वैसे ही गैलेक्टस भी डूम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। इतना बोलकर वो उन दोनों को वहाँ से हटने के लिए बोलता है और उस वोल्केनो को अपने ऑप्टिक ब्लास्ट की हेल्प से एक्टिव कर देता है। ज्वालामुखी एक्टिव होने के बाद भी वहाँ की आसपास की जमीनें फटने लगती है, जिसके अंदर से आग बरस रही थी। तीनों किसी तरह से अपने शिप में वापस बैठते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। दूसरी तरफ दलदल एरिया में वॉस्प लिजर्ट को हील कर रही होती है और लिजर्ट उसे कन्विंस करता है कि वो बुरा आदमी नहीं है। पर अचानक से विलेंस के टीम का एक मेंबर जिसका नाम है रैकर्स अपनी लेजर ब्लास्ट से वॉस्प पर अटैक करता है, जिससे वॉस्प वहीं मर जाती है। ये देखकर लिजर्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो विलेंस पर अटैक भी करता है, पर विलेंस लिजर्ट से पंगा न लेते हुए उसी और वॉस्प के बॉडी के पूरे दलदल सहित जगह को ही उठा लेते हैं। उनका यह प्लान है कि वो वॉस्प की बॉडी को डूम बेस में ले जाएंगे, क्योंकि लॉ ने कहा था कि फ्यूचर बैटल के लिए उसे एक्स्ट्रा मसल चाहिए होगा। इसका मतलब वो वॉस्प की बॉडी को शायद लॉ को खिलाने वाले हैं। इधर फाइनली हीरोज के बेस पर रीड का डिवाइस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सब गैलेक्टस को रोकने के प्लानिंग कर रहे हैं। ह्यूमन टॉर्च आकर बताता है कि सिचुएशन अर्जेंट है और रीड डिसाइड करता है कि अभी वेट करना ही बेस्ट स्ट्रेटेजी है। सब हीरोज आपस में प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि
उनके पीछे शैडो में एक डार्क और डेंजरस फिगर उन्हें साइलेंटली वॉच कर रहा है और वो डार्क फिगर थी स्पाइडर वुमन की। स्पाइडर वुमन अचानक हीरोज के बीच लैंड करती है और बताती है कि बियॉन्डर ने अलग अलग प्लैनेट के टुकड़ों को जोड़कर ये बैटल वर्ल्ड बनाया है, इसलिए वो भी यहाँ आ गई है और डूम के खिलाफ लड़ने में हेल्प करना चाहती है। अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए वो एक बहुत ही बड़ा पत्थर आसानी से उठाकर फेंक देती है, जिससे हीरोज को यकीन हो जाता है कि वो सच में पावरफुल है। तभी जमीन हिलने लगती है और डूम की रैकरिंग क्रू, जिनके पास एक रेड वॉर टैंक होता है, वो गांव में हमला कर देती है। विलेंस को बचाते हुए हीरोज लड़ने लगते हैं, बट उसी टाइम पर रैकर टैंक से बाहर निकलता है और वॉस्प की डेड बॉडी को उठाकर हीरोज के बीच फेंक देता है और बोलता है कि ये रहा तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट। भाई ये पार्ट मुझे बहुत ज्यादा डार्क लगी थी। वास्प की बॉडी को पकड़ने के लिए एवेंजर्स की टीम उसके तरफ भागते हैं। शी हल्क और बाकी की टीम उसे लेकर हीलर लेडी के पास जाते हैं, लेकिन एलियन लेडी उसे कह देती है कि जेनेट की डेथ हो चुकी है। ये सुनते ही सब हीरोज गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और रैकरिंग क्रू के पीछे भागने लगते हैं, पर कैप्टन अमेरिका उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि डूम की असली चाल गैलेक्टस को अटैक करवाने की ही हो सकती है और अगर गैलेक्टस वर्ल्ड ईटिंग मशीन को चला दे तो पूरा बैटल वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो सबको वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी पर रखता है। शी हल्क और वॉस्प में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और अपने दोस्त के मरने के वजह से शी हल्क अकेले ही रैकरिंग क्रू से बदला लेने के लिए, और ये बात वो ऑफ कोर्स एवेंजर्स को नहीं बताएगी। मीनवाइल दूसरी तरफ एक्स-मैन अपनी जेट में लौट रही होती है, तभी प्रोफेसर एक्स साइक्लॉप्स से टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाता है और वोल्केनो एरिया में क्या क्या हुआ उसके बारे में रिपोर्ट मांगते हैं। साइक्लॉप्स उन्हें बताता है कि विलेंस की टीम वहां से निकल चुकी है, लेकिन प्रोफेसर एक्स का प्लान ये है कि वो मैग्नीटो, नाइट क्रॉलर और स्टॉर्म के साथ मिलकर मॉलिक्यूलर मैन के साथ भाग रहे बाकी टीम्स का पीछा करेगी, उन्हें आसानी से बचकर जाने नहीं देगी। उधर विलेंस की टीम में सारे सुपर विलेंस मॉलिक्यूलर मैन की हालत देखकर घबरा रहे थे और डूम बेस पर वोल्केनो एक बड़े स्क्रीन पर ये सब देख रही थी। वो रोती और बिलखती हुई इंचांट्रेस के पास मदद मांगने के लिए आती है। इंचांट्रेस शुरू में मना कर देती है और बदले में बोलती है कि अगर उसने उसकी एक विश पूरी कर दी तो वो उसे तुरंत टेलीपोर्ट करके मॉलिक्यूलर मैन के पास भेज देगा। दोस्तों यहाँ पर क्लियरली वोल्केनो और मॉलिक्यूलर मैन का एक लव एंगल है। खैर वोल्केनो उस विश के लिए मान जाती है और इंचांट्रेस उसे तुरंत उस शिप के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है। शिप के अंदर आते ही वोल्केनो मॉलिक्यूलर मैन को संभाल लेती है, लेकिन तभी उनका क्राफ्ट अटैक में आ जाता है और क्रैश लैंडिंग हो जाती है। बाहर निकलते ही हीरोज और विलन की भयंकर फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ से साइक्लॉप्स, रॉग और वुल्वरीन वाली टीम और दूसरी तरफ से मैग्नीटो और जेवियर वाली टीम सब मिलकर एक साथ अटैक करते हैं। दूसरी तरफ विलेंस की टीम में टाइटेनिया और एब्जॉर्बिंग मैन पत्थर जैसी शक्ति लेकर टूट पड़ते हैं। मैग्नीटो एब्जॉर्बिंग मैन पर पत्थरों की बरसात कर देता है। साइक्लॉप्स की लेजर ब्लास्ट सबको हिला देती है, लेकिन इस बार वो ध्यान देता है कि वो लेजर से अपनी ही टीम को इंजर्ड ना कर दे। स्टॉर्म और वोल्केनो की फाइट हो रही है। मैग्नीटो और एब्जॉर्बिंग मैन की फाइट भी बहुत खतरनाक चल रही है। प्रोफेसर एक्स दूर से विलेंस की टीम को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है, पर इंचांट्रेस उसे ये करने नहीं दे रही। वुल्वरीन गुस्से में विलेंस की तरफ बढ़ रहा है। उसका रास्ता रोकने के लिए एब्जॉर्बिंग मैन सामने आता है, पर वुल्वरीन उसका हाथ काटते हुए आगे निकलता है। अगले ही पल में वोल्केनो अपने मोल्टेन एनर्जी फॉर्म से वुल्वरीन पर अटैक करती है, जो वुल्वरीन को एकदम जला देती है। उसी टाइम पर साइक्लॉप्स भी वोल्केनो पर अटैक करता है। प्रोफेसर एक्स वुल्वरीन को हेल्प करने के लिए आगे आता है, जबकि स्टॉर्म और मैग्नीटो मिलकर डॉक्टर ऑक्टोपस को रोक रहे होते हैं और रॉक टाइटेनिया से भिड़ रही होती है। स्टॉर्म ठंडी हवा, बारिश और टेम्परेचर ड्रॉप करके टाइटेनिया पर प्रेशर बनाती है, पर वोल्केनो एक मैसिव वोल्केनिक ब्लास्ट छोड़कर अपनी टीम को कवर देती है। इसी बीच मैग्नीटो पत्थर जैसे मेटल स्टोन का यूज करके हीरोज के सामने एक शील्ड बनाता है, लेकिन वोल्केनो की तरफ से ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था और इसकी आड़ में वो बाकी विलन्स को लेकर वहां से निकल लेती है। फाइट के बाद प्रोफेसर एक्स एक्सेप्ट करता है कि टीम ने एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट यूनिट की तरह काम किया और अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव भी किया, और इसके बाद वहां से हीरोज लोग भी निकल लेते हैं। दूसरी तरफ हम गैलेक्टस के वर्ल्ड शिप के अंदर डॉक्टर डूम को चोरी चुप के अल्टीमेट पावर की तलाश में इधर उधर भटकते हुए देखते हैं। वो सोचता है कि एनर्जी सोर्स, कॉस्मिक फोर्स और बियॉन्डर की पावर मिलकर भी गैलेक्टस को हराने के लिए काफी नहीं है, पर डूम को सुप्रीम बनने के लिए उसे किसी भी तरह से ये रास्ता खोजना होगा। मीनवाइल गैलेक्टस प्लैनेट के वोल्केनिक डिस्टर्बेंस को नोटिस करता है और वो डिसाइड करता है कि वो पहले इस प्लैनेट को रिपेयर करेगा, उसके बाद इसे कंज्यूम करेगा, यानी कि खा जाएगा। लेकिन इसी बीच उसे एक अननोन एंटिटी
का प्रेजेंस महसूस होता है। वो महसूस करता है कि उसके अपने ही घर में एक छोटी सी चीज है जो उसे परेशान कर रही है। गैलेक्टस तुरंत उस एंटिटी को पकड़कर अपने शिप से बाहर फेंक देता है, जैसे हम चाय में पड़ी हुई मक्खी को निकालकर फेंकते हैं। पर गैलेक्टस को ये बात कहाँ पता थी कि जिसे वो छोटा सा एंटिटी समझकर बाहर फेंक रहा है, वही फ्यूचर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। घबराए हुए विलन्स इंजर्ड मॉलिक्यूलर मैन को लेकर डूम बेस में पहुंचते हैं। उन्हें जल्द से जल्द उसे ठीक करना होगा। वुल्वरीन ने एब्जॉर्बिंग मैन का हाथ काट दिया था और वो जुड़ भी नहीं रहा था। उसे ठीक करने के लिए उसे ह्यूमन का फॉर्म लेना पड़ेगा। वो डरता है कि अगर उसने ह्यूमन का फॉर्म ले लिया तो उसे जिंदा रहने के लिए खाना पीना पड़ेगा, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन इसके बाद भी वो रिस्क ले लेता है और अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट होने के साथ ही उसका हाथ जुड़ जाता है और वो फिर से बिल्कुल ठीक हो जाता है। वहीं पर विलन्स के ग्रुप की दूसरी टीम जो लिजर्ड को पकड़कर लाई थी, उसे काबू में करने का ट्राई करती है और उसे एक केज के अंदर बंद करके अपने काम पर चले जाते हैं। केज में हम लॉ को देखते हैं। शायद अब वो लिजर्ड को कंज्यूम करके अपनी बॉडी को वापस लाने वाला है। विलन्स की टीम आगे बढ़ती है, पर बुलडोजर फाइट से थोड़ा थक गया था, इसीलिए वो अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता है। तभी वहाँ पर शी हल्क उस पर अटैक कर देती है। वो बुलडोजर को पटक पटक के मारती है। अब देखो यार, हमें पता है कि वॉस्प और शी हल्क की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। उसके मर जाने पर शी हल्क बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन उसी टाइम पर टाइटेनिया भी वहाँ जाती है और बाकी सुपर विलन्स भी। शी हल्क उन्हें भी पेल देती है, पर एक साथ सारे विलन्स के हमला करने पर शी हल्क भी अब वीक पड़ने लगी है। तभी गैलेक्टस के शिप के बाहर फेंके जाने के बाद डॉक्टर डूम अपने डूम बेस में वापस आता है, जिसे ऐसे हालत में देखकर एन्चेंट्रेस घबरा जाती है। डूम को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वही दूसरी तरफ शी हल्क अब बुरी तरह से फंस चुकी है। विलन्स उसे जान से मारने का प्लान कर रहे हैं। उधर एवेंजर्स को यह बात पता चलती है कि शी हल्क लगभग 1 घंटे से मिसिंग है। सभी कैप्टन अमेरिका से परमिशन मांगते हैं उसे ढूंढने के लिए, पर इस बार भी कैप्टन अमेरिका उन्हें परमिशन नहीं देते हैं। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और तभी प्रोफेसर एक्स अपनी टेलीपैथी पावर से कैप्टन अमेरिका से कम्युनिकेट करते हैं कि हम आ रहे हैं आपके लोकेशन पर, फिर साथ में फाइट करेंगे। कैप्टन अमेरिका इस डील को एक्सेप्ट करते हैं और सभी एवेंजर्स फाइट करने के लिए रेडी होती है। सारे सुपर विलेंस पूरी जोश में डूम बेस पर अटैक करते हैं। थॉर अपनी लाइटनिंग से डूम बेस का दरवाजा तोड़ देता है। वही अंदर घायल मॉलिक्यूलर मैन की रक्षा वोल्केनो कर रही है और इस टाइम पर लिजर्ड भी अपने केज से बाहर निकल जाता है। विलेंस अभी भी शी हल्क को मार रहे हैं। तभी एवेंजर्स को आता देख सभी विलेंस वहाँ से निकलने लगते हैं, पर डॉक्टर ऑक्टोपस शी हल्क को बुरी तरह से डैमेज कर देता है। इधर डूम अपने कमरे में बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ है, जिसे गार्ड कर रहा है अल्ट्रॉन। डूम बेस के अंदर सारे विलेंस एंट्री लेते हैं और एक एक करके सारे हीरोज और विलेंस की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एब्जॉर्बिंग मैन और बेन ग्रिम की फाइट स्टार्ट होती है, पर उसी टाइम पर वो ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है, जिसे एब्जॉर्बिंग मैन मारने ही वाला होता है, पर स्पाइडर वुमेन उसे आकर वहाँ बचा लेती है। थॉर, हल्क और हॉकाई अपनी सामने वाले विलेंस पर जमकर वॉर करते हैं। तभी हल्क इंचांट्रेस के रूम में पहुंचता है, जहां इंचांट्रेस उसे अपनी मैजिक के दम से अनकॉन्शियस कर देता है। कैप्टन अमेरिका भी वहां आते हैं, पर कैप को अपनी काबू में करना मुश्किल है। वो पूरा दम लगाती है, पर कैप उसे हरा देते हैं। अब कैप्टन अमेरिका डॉक्टर डूम के खोज में आगे बढ़ते हैं, जिस पर ह्यूमन टॉर्च भी उनके साथ जाने के लिए रेडी होता है। दूसरी तरफ टाइटेनिया और स्पाइडरमैन के बीच खतरनाक फाइट चल रही है। सभी अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी ह्यूमन फॉर्म का बेन ग्रिम और हॉकाई एक कॉरिडोर में एक साथ आगे बढ़ते हैं, बट एक जगह पर वो आकर फंस जाते हैं। एक तरफ से लिजर्ड था, एक तरफ से साउंड की पावर को यूज करने वाला लॉ। उन्हें समझ में आ जाता है कि अब खेला खत्म है। दूसरी तरफ वोल्केनो मॉलिक्यूलर मैन की रक्षा कर रही है। स्पाइडर वुमेन, थॉर, आयरन मैन और मिस्टर फैंटास्टिक वोल्केनो की आग के सामने से नहीं जा सकते हैं, बट आयरन मैन अपनी सूट के दम से रूम में चला जाता है, जहां वोल्केनो उसे एक और अटैक में पूरी तरह से वेपराइज करने के लिए रेडी होती है, पर रीड उसे बचा लेता है। उसी टाइम पर पीछे से कैप्टन मार्वल मॉलिक्यूलर मैन का गला पकड़ लेती है। उसे पता नहीं था कि मॉलिक्यूलर मैन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। वोल्केनो अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आती है और अपने आप को सरेंडर कर देती है और बोलती है कि प्लीज उसे हर्ट मत करो। दूसरी तरफ स्पाइडर मैन और टाइटेनिया के फाइट अभी भी चल ही रही है और दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं है। उसी टाइम पील ड्राइवर नाम के सुपर विलन पर हॉकाई ने अपना तीर मारकर घायल कर दिया था। ह्यूमन टॉर्च उसे देखकर उसके पास जाता है, तभी एक तेज एनर्जी अटैक उस पर होती है और फील्ड में एंट्री होती है द अल्ट्रॉन की। दोनों के बीच फाइट होती है। कैप ह्यूमन टॉर्च को बोलते हैं कि अपनी नोवा फ्लेम का यूज करो। वो उसे यूज करता है, जिसे आसपास की चीजें पिघलने लगती है, बट इतना करने पे भी अल्ट्रॉन की एडमेंटियम बॉडी नहीं पिघलती, पर वो बेहोश जरूर हो जाता है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका डॉक्टर डूम के रूम में चले जाते हैं, जहाँ
डॉक्टर डूम पहले से थका हुआ हारा हुआ दिख रहा है। कैप उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। दूसरी तरफ हम 4 कैरेक्टर्स को देखते हैं, लिजर्ड, बेन ग्रिम, लॉ और हॉकाई, जिनकी आपस में दोस्ती हो जाती है और आपस में बैठकर गेम खेलते हैं। कैप्टन मार्वल शी हल्क को खोज लेती है और सभी इंजर्ड हीरोज को ठीक करने की तैयारी चलती है। बाकी बचे विलेंस को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी डूम बेस को अब एवेंजर्स हेडक्वार्टर का नाम दे दिया जाता है। हॉकाई और कैप्टन मार्वल वॉस्प की लाश को लेने के लिए जाते हैं, उसे अच्छी सी श्रद्धांजलि देने के लिए। उधर गांव में कोलोसल ठीक हो गया है, बट एलियन लेडी अनकॉन्शियस थी। वो उसे उसी के घर में लेकर जाता है और उसे ठीक करने का ट्राई करता है। मीनवाइल हॉकाई और कैप्टन मार्वल हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि वॉस्प अभी जिंदा है। दूसरी तरफ एक्स-मैन की टीम अपने कंप्यूटर में गैलेक्टस को वर्ल्ड डिवोरिंग डिवाइस को कंप्लीट करते हुए देखते हैं। उन्हें डर है कि अगर गैलेक्टस ने ये डिवाइस बना लिया तो वो पूरे प्लेनेट को अकेला ही निगल जाएगा। इधर एवेंजर्स हेडक्वार्टर में थॉर और हल्क स्पाइडरमैन को ये बताते हैं कि यहाँ पर एक डिवाइस है जहाँ तुम जो भी सोचोगे वैसा सूट तुम्हारे सामने बनकर आ जाएगा। स्पाइडरमैन का सूट फाइट करने की वजह से डैमेज हो गया था, तो वो उस मशीन के पास जाकर अपने लिए एक नया सूट बनाने का ट्राई करता है। तभी उसे एक गोल ब्लैक कलर की चीज दिखती है जो उसके बॉडी में चिपकने लगती है। आई थिंक हमने ये गेस कर लिया है कि वो चीज क्या है। यस, दिस इज वेनम, जो स्पाइडरमैन की बॉडी में चिपक जाता है और उसे एक ब्लैक स्पाइडरमैन में ट्रांसफॉर्म करता है। तभी प्रोफेसर एक्स अपनी टेलीपैथी पावर से सारे एवेंजर्स को सूचित करता है कि गैलेक्टस ने वर्ल्ड डिवोरिंग मशीन बना लिया है। एलियन लेडी साची को कमरे में सेव करने के बाद कोलोसल अपनी स्टील बॉडी में वापस आता है और फाइट ज्वाइन करने के लिए रेडी होता है। तभी गैलेक्टस अपनी मशीन को स्टार्ट कर देता है, जिससे बहुत ही तेज एनर्जी फ्लो होने लगती है जो धीरे धीरे इस प्लेनेट को तबाह कर देगा। स्टॉर्म अपनी मौसम बदलने वाली पावर का यूज करके उसे रोकने का ट्राई करती है। सारे एक्स-मैन की टीम गैलेक्टस को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिस एक्स-मैन से जो भी बन पड़ता है वो करते हैं। एवेंजर्स की टीम अभी उनके पास नहीं पहुंची थी। उधर वॉस्प, कैप्टन मार्वल और हॉकाई को ये मंजर देखकर फट जाती है। तभी सारे एवेंजर्स शिप में बैठकर एक्स-मैन की टीम को हेल्प करने के लिए वहां से रवाना होते हैं। शिप के अंदर बेन ग्रिम अब वापस से द थिंग बन चुका है। आयरन मैन थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि इस आयरन मैन के सूट के अंदर टोनी स्टार्क नहीं बल्कि कोई और है, वो हमें आगे रिवील होगा। स्पाइडरमैन अपनी नई कॉस्ट्यूम से बहुत ज्यादा खुश है और मस्ती मजाक कर रहा है। रीड के मन में सिर्फ बियॉन्डर की बातें ही गूंज रही है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। जिसके बाद सारे एवेंजर्स शिप के बाहर निकलते हैं और सारे एक्स-मैन और एवेंजर्स एक साथ मिलकर गैलेक्टस पर हमला कर देते हैं। सभी मिलकर गैलेक्टस की मशीन को तबाह करने लगते हैं, लेकिन रीड सबको बोलता है कि वेट, लेट्स गैलेक्टस विन, गैलेक्टस को जीतने दो। ये सुनकर मैं, आप और एवेंजर्स और एक्स-मैन की टीम चौंक जाती है। ये क्या बोल रहा है रीड? रीड सबको समझाता है कि अगर गैलेक्टस इस प्लैनेट को कंज्यूम करके जीत जाएगा तो उसका विश जो कि बियॉन्डर पूरा करने वाला है, जिससे उसे इनफाइनाइट पावर मिलेगी, जिससे गैलेक्टस आगे से किसी भी प्लैनेट को कंज्यूम नहीं करेगा। इससे कितने सारे प्लैनेट बच जाएंगे, गैलेक्टस स्टेबल हो जाएगा, वो एक ऐसा हार्मलेस कॉस्मिक एंटिटी बन जाएगा जिसे अपना पेट भरने के लिए किसी और प्लैनेट को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे हम न जाने कितने मल्टीवर्स और प्लैनेट के सिविलाइजेशन को बचा सकते हैं। दोस्तों, इस बात का सेंस भी बनता है क्योंकि हमने अभी रिसेंट फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में ये देखा था कि गैलेक्टस का एक ही मकसद होता है, उसे अपनी भूख पूरी करनी है। सिल्वर सर्फर उसके लिए कोई प्लैनेट खोजता है और गैलेक्टस उसे खाकर अपना पेट भरता है। बट इस मूवी में वो रीड से ये डिमांड रखता है कि अगर वो उसे अपना बच्चा जो कि फ्रैंकलिन रिचर्ड है वो दे देता है तो उसकी भूख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और वो आगे से किसी भी प्लैनेट को नहीं खाएगा। वही सेम थ्योरी यहाँ भी लागू हो रही है। बहल है, रीड सबको इतना बता ही रहा होता है, इतने में वो खुद वैनिश हो जाता है, जिसे सभी हीरोज हैरान हो जाते हैं। अगले ही पल में हम रीड को गैलेक्टस के होम वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ गैलेक्टस रीड को उसकी वाइफ और उसके बच्चे फ्रैंकलिन रिचर्ड का फ्यूचर ग्लिम्स दिखाता है, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। उधर एवेंजर्स हेडक्वार्टर, जहाँ पर डॉक्टर डूम और बाकी सारे विलन्स को कैद किया गया था, उस कैद को तोड़कर डॉक्टर डूम वहाँ से भाग जाता है और फिर से एक बार गैलेक्टस को हराने के लिए प्लान सोचने लगता है। वो अपने साथ लॉ को भी ले जाता है। इधर कोलोसल अपनी टीम एक्स-मैन के साथ जुड़ जाता है और रीड के गायब होने की वजह से एवेंजर्स वापस उस गांव में चले जाते हैं। एक्स-मैन की टीम भी वहीं आ जाती है। एलियन लेडी अब ठीक हो चुकी है और वह खुशी से गले मिलने के लिए आगे बढ़ती है, कोलोसल से नहीं, ह्यूमन टॉर्च से। सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती दोस्तों, आप सब लोगों को तो पता ही है। सारे हीरोज आपस में बात ही कर रहे थे, तभी रीड वापस आ जाता है। सब उसे पूछते हैं कि क्या हुआ उसके साथ। वो बोलता है कि गैलेक्टस ने उसे चाय पर बुलाया था। वो उसे बताता है कि वो चैंपियंस ऑफ लाइफ है, वो जीनियस है और उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है। वो चाहे तो इस जंग को खत्म कर सकता है। दोस्तों, आगे गैलेक्टस के साथ कुछ बुरा होने
होने वाला है और इसीलिए वो रीड को बुलाकर अपनी पावर का नमूना पेश करता है, क्योंकि उसे पता है कि आगे चलकर ये इंसान उसके बहुत काम आने वाला है। अब वो गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक इटर्नल का किस तरह से काम आने वाला है वो हमें आगे पता चलेगा। अभी एक तेज रोशनी होती है और गैलेक्टस और उसके मशीन वापस स्टार्ट हो जाती है। एवेंजर्स और एक्स-मैन की टीम वापस फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। डूम अपने बेस से ये सब देख रहा था कि हीरोज फिर से गैलेक्टस पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। वो अपना प्लान रेडी करता है। वो लॉ को छोटे छोटे पीस में काटकर कुछ मशीन बनाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ सारे हीरोज एक साथ गैलेक्टस पर हमला कर देते हैं, पर गैलेक्टस भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो भी अच्छे से फाइट कर रहा है। कुछ हीरोज मिलकर उसके मशीन को बर्बाद करने का ट्राई कर रहे हैं। रीड उन्हें रोकता है, बोलता है कि हमें मशीन को नहीं गैलेक्टस को पकड़ना है। तभी हीरोज देखते ही रह जाते हैं और गैलेक्टस उनके हाथों से निकल जाता है। वो अपने वर्ल्ड शिप में वापस चला जाता है। रीड तुरंत समझ आता है कि सिचुएशन उल्टी हो गई है। एक्चुअली में सुपर हीरोज ने गैलेक्टस की वर्ल्ड डिवोरिंग मशीन, जिसे प्लैनेट तबाह होगा, उसे बर्बाद कर दिया था। पर रीड को यह बात समझ में आ गया था कि गैलेक्टस कभी भी उस मशीन पर डिपेंडेंट नहीं था। उसे इस प्लैनेट को खाने के लिए किसी तरह की मशीन की जरूरत क्यों पड़ेगी, वो आसानी से इसे निकल सकता है। अब गैलेक्टस का प्लान ये है कि वो अपने लिविंग वर्ल्ड शिप को सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स बनाकर कंज्यूम करने वाला है, ताकि बियॉन्डर से लड़ने लायक इनफाइनाइट पावर चार्ज कर सके। रीड एक्सप्लेन करता है कि गैलेक्टस सबसे पहले अपने शिप के पावर को कंज्यूम करेगा, उसके बाद इस बैटल वर्ल्ड प्लैनेट को, फिर जरूरत पड़ी तो वो सन की एनर्जी को भी खींच सकता है। मतलब अब वो अनस्टॉपेबल कॉस्मिक इंजन बनने वाला है। और जैसे ही उस अंधेरे आसमान में अनइमेजिनेबल एनर्जी का विस्फोट फैलता है, गैलेक्टस उस पावर के बीच में खड़ा होकर उस एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है। लेकिन इसी बीच डॉक्टर डूम अपने बेस में तैयार बैठा हुआ था। उसने लॉ की साउंड एनर्जी बॉडी से ट्यून स्पेशल लेंसेज बना लिया था, जो गैलेक्टस की वर्ल्ड शिप की एनर्जी को कंज्यूम करके सीधा डूम के बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकती है। और जैसे ही गैलेक्टस की एनर्जी पीक स्टेट तक पहुंचती है, डूम सिग्नल ऑन कर देता है। नाउ लॉ की बॉडी से बनी मशीन एक्टिव हो जाती है और डूम कॉस्मिक पावर को खुद में खींचने की प्रोसेस शुरू कर देता है। यानी हीरोज गैलेक्टस को रोक नहीं पाए, पर डूम इस मोमेंट का यूज करके गैलेक्टस के अंदर जितनी भी सारी एनर्जी थी वो अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। डॉक्टर डूम अपने अंदर सारे एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है और इसी बीच हीरोज की नजर एवेंजर्स हेडक्वार्टर की तरफ पड़ती है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही थी। ये देखकर वो डर जाते हैं कि आखिर वो एनर्जी उधर क्यों जा रही है। कैप्टन मार्वल ने अपनी पावर का यूज करके जल्द से जल्द वहां तक पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि डॉक्टर डूम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी मिलते ही डॉक्टर डूम उस करंट यूनिवर्स का सबसे ताकतवर एंटिटी बन जाता है। वो सब देख सकता है जो लिटरली एक गॉड लाइक बीइंग देखते हैं। वो ये भी देख सकता है कि कोई उसे स्पाई कर रहा है। उसे सब चीजें एडवांस लेवल पर दिख रही है। वो सोचता है कि बियॉन्डर ने बोला था कि अपनी एनिमीज को मारो और प्राइज जीतो। डॉक्टर डूम अब इस पावर लेवल तक पहुंच चुका है कि वो सारे हीरोज को एक ही चुटकी में खत्म कर सकता है। इसके लिए वो डिसाइड करता है कि वो और भी पावर गेन करेगा। वो छोटे मोटे सुपर हीरोज उसके टक्कर के नहीं हैं। वो डायरेक्ट टारगेट बनाता है बियॉन्डर को। एवेंजर्स और एक्स-मैन की टीम हेडक्वार्टर पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि डूम वहां नहीं है। लॉ उन्हें बताता है कि डॉक्टर डूम बियॉन्डर से फाइट करने के लिए और उसे हराने के लिए गए हैं। डूम अपनी पावर का यूज करके बियॉन्डर के रियल में जाने का ट्राई करता है। जहां जाते ही बियॉन्डर डूम को वार्निंग देता है कि रुक जाओ, बट डूम उसे डिनाई करता है और आगे बढ़ते रहता है। तभी वो पूरा प्लैनेट हिलने लगता है। पूरी जगह धीरे धीरे तबाह होने लगती है। 2D कंप्यूटर में रीड को नजर आता है कि अनकॉन्शियस गैलेक्टस जो स्पेस में कहीं पर पड़ा हुआ है। वो प्लान बनाता है कि वो गैलेक्टस को बचाएगा और उसे अपनी टीम में लेकर डूम के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी करेगा। पूरी बैटल वर्ल्ड यहाँ तक कि प्लैनेट के बाहर के सन भी अनस्टेबल होने लगती है। डूम लगातार बियॉन्डर के रियल में एंट्री लेने के लिए पावर लगा रहा है, बट बियॉन्डर उसे अपनी पावर से बहुत ही ज्यादा डैमेज कर रहा है। हीरोज अपने आप को उस तबाह हो रहे प्लैनेट में किसी तरह से संभाल ही रहे थे कि अचानक से उनके बीच डॉक्टर डूम आता है, जो एक्चुअली में डूम की एक चाल होती है, जो हीरोज को उसे ज्वाइन करने के लिए बोलता है ताकि सभी मिलकर बियॉन्डर को हरा सकें। पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। उधर बियॉन्डर डॉक्टर डूम की बॉडी को बहुत ही ज्यादा डैमेज दे चुका है। तभी उसकी जख्मी बॉडी खाली जमीन पर गिरती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। डूम की लगभग मरी हुई शरीर को एग्जामिन करते करते बियॉन्डर उसके दिमाग और आत्मा के अंदर घुस जाता है और वहाँ से डूम का पूरा जीवन उसे एक खुली किताब की
तरह दिखाई देता है। एक घमंडी पर महान इरादे वाला रोमानी युवा, उसकी जादूगर माँ सिंथिया जो मेफिस्टो की शक्ति लेकर साबित हो गई थी, जिसके मरने के बाद विक्टर वॉन डूम का उसे बचाने का जुनून, साइंस और सॉर्सरी दोनों में उसका इंटरेस्ट, फिर माँ की आत्मा को नरक से छुड़ाने की कोशिश, जिसके चक्कर में बहुत सारे विनाशकारी एक्सपेरिमेंट जिसने उसका चेहरा बर्बाद कर दिया। जिसके बाद से डॉक्टर डूम एक ही सच को मानने लगा, दुनिया पर कंट्रोल करना ही उसका बदला और उसका जस्टिस है। बियॉन्डर उसकी दर्द और अहंकार को महसूस करता है और क्यूरियोसिटी में उसका शरीर तक को खोलकर देखने लगता है। मास्क हटाकर उसका असली चेहरा और अंदर की टूट चुकी इंसानियत तक को समझ लेता है। पर जैसे ही डॉक्टर डूम होश में आने लगता है, उस पर बियॉन्डर की ठंडी कॉस्मिक एनर्जी टूट पड़ती है। डूम को ऐसा लगता है कि उसके शरीर से उसका आत्मा बस निकलने ही वाला है, और जब वो जिंदा रहने के लिए किसी से मदद मांगने के लिए हाथ बढ़ाता है, तब उसका हाथ थामने वाला और कोई नहीं बल्कि वो भी डॉक्टर डूम ही होता है। इस लेवल की विल पावर है डॉक्टर डूम की। बैटल वर्ल्ड के एवेंजर्स हेडक्वार्टर में अब सब कुछ तबाह होने वाला है। कैप्टन अमेरिका सब हीरोज और सारे सुपर विलेंस को एक दूसरे की मदद करने के लिए बोलते हैं और वहां से किसी भी तरह से निकल जाने का ऑर्डर देते हैं। सभी बच तो जाते हैं, पर बाहर उन्हें एक बहुत ही तेज रोशनी दिखाई देती है जो धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। जिस रोशनी के पीछे होता है डॉक्टर डूम, जो बोलता है कि वॉर इज ओवर, उसने बियॉन्डर को मार दिया है, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, सो कोई भी एनिमी लेफ्ट नहीं है, वॉर खत्म हो चुका है। और इसके बाद हम डॉक्टर विक्टर वॉन डूम का क्लियर फेस रिवील देखते हैं, जो पता नहीं क्यों मुझे टोनी स्टार्क जैसा लग रहा था। तो देखो हो क्या चुका है कि डॉक्टर डूम अब गॉड लाइक बीइंग बन चुका है और वह हीरो से फाइट करना नहीं चाहता, उसे शांति चाहिए। वही दूसरी तरफ विलेंस के लोग ये देखकर बहुत गुस्सा कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर डूम अब हीरोज के साथ हाथ मिला चुका है। मॉलिक्यूलर मैन को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो चला जाता है डॉक्टर डूम से फाइट करने, बट उसे पता नहीं था कि वो पुराने वाले डॉक्टर डूम से नहीं भिड़ रहा। ये डॉक्टर डूम मॉलिक्यूलर मैन को पूरे यूनिवर्स को मॉलिक्यूलर के फॉर्म में दिखा देता है। वो उसे उस सच्चाई से रूबरू कराता है जो मॉलिक्यूलर मैन कभी भी नहीं कर पाएगा। मॉलिक्यूलर मैन सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स को कंट्रोल कर सकता है, बट डॉक्टर डूम वो यूनिवर्स के किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है, उसे क्रिएट कर सकता है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। बहरहाल अभी के लिए मॉलिक्यूलर मैन की हार होती है और डॉक्टर डूम अपने नेक्स्ट पावर की खोज में वहां से निकल लेता है। विलेंस और एवेंजर्स की टीम भी अब अपने अपने डेस्टिनेशन पर चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद एवेंजर्स हेडक्वार्टर, जो कभी डूम बेस के नाम से जाना जाता था, वहां पर एवेंजर्स और एक्स-मैन की टीम को डूम की तरफ से एक इनविटेशन मिलता है। और ये इनविटेशन होती कहाँ है? एक बहुत ही बड़े टावर में, जिस टावर को डूम और लॉ ने मिलकर बनाया था। शाम को टीम उस दावत पर पहुंचती है और लॉ उनका प्रेम पूर्वक स्वागत करता है। डूम वहां पर अपनी पावर का छोटा सा नमूना दिखाता है, कैंग द कॉन्करर को वहां टेलीपोर्ट या कह लो उसे वापस जिंदा करके। ये इंसान लिटरली गॉड बन चुका है। वहीं पर कैप्टन अमेरिका को डॉक्टर डूम का मेन प्लान पता चलता है कि वो अपनी माँ को वापस लाना चाहता है मेफिस्टो की कैद से, यानी वो अब अपने मन की करना चाहता है, बिना इस यूनिवर्स, इस मल्टीवर्स या यहाँ पर रहने वाले किसी भी लोगों के बारे में बिना सोचे। देखो हर काम के कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। डूम अभी इतना पावरफुल है कि वो लिटरली कुछ भी कर सकता है, बट उसका कुछ भी करने का खामियाजा बहुत सारे लोग चुका सकते हैं। इसलिए वापस एवेंजर्स हेडक्वार्टर में आने के बाद कैप्टन अमेरिका हर एक सुपर हीरोज को वोट देने के लिए कहते हैं। दो आर्गुमेंट होते हैं, कौन डॉक्टर डूम को रोकना चाहता है और कौन है जो डॉक्टर डूम को उसकी मन का करने देना चाहता है। सारे सुपर हीरोज डूम को रोकने के लिए एग्री कर देते हैं और डूम इसी चीज का वेट कर रहा था। जैसे ही उसे हीरोज की सच्चाई पता चलती है, वो एक तेज बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिसे सारे सुपर हीरोज की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। कोई नहीं बचता, उनका वेपन्स टूट चुका है और पूरा बिल्डिंग तबाह हो चुका है। उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं और एलियन विलेज से ये भयावह नजारा एलियन लेडी देख रही है। डॉक्टर डूम अब खुश है कि उसके रास्ते का आखिरी कांटा भी समाप्त हो चुका है, जो उसे रोकने का हिम्मत रखते थे। उसे लग रहा था कि वो भगवान विष्णु बन चुका है, डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। वही दूसरी तरफ मॉलिक्यूलर मैन अपनी पावर से बैटल वर्ल्ड का एक हिस्सा उसे स्पेस में उड़ाकर अर्थ की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है, जिसके अंदर सारे सुपर विलेंस थे। जहाँ पर एन्चेंट्रेस जो किसी भी एलिमेंट को कंट्रोल कर सकती है, तो वो वाटर को कंट्रोल करके उससे सारा सच्चाई जान जाती है। उसे पता चल जाता है कि बियॉन्डर और डूम की सारी सच्चाई क्या है और डूम अब क्या बन चुका है। ये जानने के बाद वो वापस अपने घर एसगार्ड जाने की तैयारी करती है। वो वोल्केनो को उसका प्रॉमिस याद दिलाती है जो उसने मॉलिक्यूलर मैन के पास टेलीपोर्ट करने के टाइम एन्चेंट्रेस को दी थी। वो वोल्केनो की पावर से खुद को एसगार्ड में टेलीपोर्ट करने की तैयारी करती है, पर लिजार्ड मॉलिक्यूलर मैन को बता देता है कि एन्चेंट्रेस वोल्केनो का यूज करके वहाँ से निकलने वाली है। दोनों मिलकर उसे रोकते हैं। मॉलिक्यूलर मैन वोल्केनो को बचा लेता है और लिजार्ड एन्चेंट्रेस को टेलीपोर्ट होने से जस्ट पहले
रोक देता है और उसका चेहरा भी नोच देता है, जिस पर गुस्से में आकर वो लिजार्ड को लगभग मार ही देती है। दूसरी तरफ डूम अपने लैब में आराम से सो रहा होता है, जहाँ लॉ उसे जगाता है। जगने के बाद डूम उसे बोलता है कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना कि अगर मैं अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं रख पाया तो रियलिटीज चेंज हो सकती है, यूनिवर्स आपस में टकरा जाएंगे और डिस्ट्रक्शन हो सकती है। मुझे हर एक चीज को देखनी पड़ती है। इस पर लॉ डूम को बोलता है कि जब सब चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आपने सुपर हीरोज को वापस जिंदा क्यों होने दिया? ये सुनकर डूम का फेस एकदम डरा हुआ जैसा हो जाता है। लॉ उसे सच्चाई दिखाता है कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब एलियन लेडी वहीं थी। उसने अपनी पावर से कोलोसल को रिवाइव किया बट खुद मर गई। कोलोसल ने सबसे पहले मिस्टर फैंटास्टिक को जिंदा किया। उसने एलियन टेक्नोलॉजी जिससे सेल्स को क्रिएट कर सकते हैं उसका यूज करके रीड ने बाकी सुपर हीरोज को जिंदा कर दिया। लॉ पूछता है कि बताइए डॉक्टर डूम, आपने ऐसा क्यों किया? उन्हें जिंदा क्यों होने दिया? आप चाहते तो उन्हें हजारों तरीकों से मार सकते थे, उन्हें डायरेक्टली एटम के फॉर्म में बदल सकते थे, फिर भी आपने उन्हें इतनी आसान मौत क्यों दी? डूम गुस्से में अपने ऊपर कंट्रोल करके खुद को यह यकीन दिला रहा था कि हाँ वो सुपर हीरोज को मारना चाहता है, बट उसके मन में कहीं न कहीं 1% के लिए भी ये बात थी कि वो हीरोज को पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहता। वो अपने सोच पर कंट्रोल करके अपने आप को यकीन दिलाता है कि हाँ वो मारना चाहता है, हाँ वो मारना चाहता है, बट फिर भी पूरी तरह से वो कन्विंस नहीं हो पाता। तभी वहाँ पर हम आप और डॉक्टर डूम एक हथौड़े को देखते हैं। डूम को ये लग रहा था कि थॉर मर जाए ऐसा उसने नहीं सोचा होगा, बट वो अपने पावर और सोच का यूज फिर से करता है। बट लॉ उसे रोककर बोलता है कि मुझे थोड़ा सा पावर दे दीजिए, मैं आपके लिए उन सुपर हीरोज को मौत की नींद सुला दूंगा। डूम उसे 10,000 सूर्य को डिस्ट्रॉय करने की पावर देता है। वही दूसरी तरफ सारे एवेंजर्स डूम्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखता है। लॉ अपनी पावर से बहुत सारे डेंजरस मॉन्स्टर क्रिएट करके एवेंजर्स की तरफ ट्रांसफर कर रहा था। उसने अल्ट्रॉन को भी जिंदा कर दिया था एज अ डूम आर्मी कैप्टन। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर फाइट देखने को मिलती है। हीरोज और मॉन्स्टर आपस में जमकर लड़ाई करते हैं। सभी अपनी अपनी पावर के हिसाब से उन्हें रोकने और अपनी जान बचाने का ट्राई करते हैं। कैप्टन अमेरिका लॉ को हराने के बाद डूम के पास पहुंचता है। डूम अपनी पावर से उसे धूल में बदल देता है, बट फिर 2 सेकंड के बाद कैप्टन अमेरिका वापस उसके तरफ बढ़ते हैं। वो फिर उसे धूल में बनाता है, बट हर बार कैप्टन अमेरिका जिंदा हो जा रहा था। डूम को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। कंफ्यूजन की वजह से उसकी पावर अनकंट्रोलेबल होती जा रही थी। लेकिन लॉ ये सब देख के बहुत ही खुश हो रहा था। उसकी आंखों में एक बहुत ही अजीब सी चमक थी, जो थोड़ी अजीब बात है। डूम की पावर जब बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाती है तब कैप्टन अमेरिका अपना हाथ बढ़ाते हैं और डूम से उसे उसकी पावर मांगते हैं ताकि डूम बच सके। अब दोस्तों डॉक्टर डूम और हम सभी लोगों को ये बात पता है कि कैप्टन अमेरिका जैसा इंसान इस पावर को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करेगा। और सच में उनके अंदर ये पावर है भी। पर जैसे ही डॉक्टर डूम अपनी पावर को देता है, लॉ के अंदर से बियॉन्डर निकलता है जो वापस से अपनी पावर को रिटेन कर लेता है। लॉ डूम से इसके लिए सॉरी बोलता है कि उसने उसके साथ गद्दारी करी। जैसे ही बियॉन्डर के पास पावर मिलती है वो डूम को वापस उसके पुराने फॉर्म में ले आता है और उसे और लॉ दोनों को वैनिश कर देता है। मे बी वो दोनों मर गए होंगे या फिर बियॉन्डर ने उन्हें कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया होगा। कैप वापस सारे सुपर हीरोज के पास आते हैं और बोलते हैं लेट्स गो होम। डूम और बियॉन्डर का क्या हुआ वो उन्हें रास्ते में बताएंगे। अब जंग खत्म हो चुकी है और इस फाइट की MVP यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो कि होती है वो एलियन लेडी, जिसके वजह से एवेंजर्स का रिटर्न हुआ था, वो मर चुकी है, जिससे कोलोसल बहुत ही ज्यादा दुखी है। मिस्टर फैंटास्टिक एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाता है जिससे वो अर्थ पर वापस जा सकें। ये बिल्कुल वही तरीका है जिससे सारे लोग इस बैटल वर्ल्ड प्लैनेट पर आए थे। पहले जाते हैं मैग्नेटो, डॉक्टर कॉर्नर जो कि लिजार्ड के फॉर्म में थे लेकिन अब इंसान बन चुके थे, स्पाइडरमैन, हल्क और स्पाइडर वुमन। फिर जाते हैं पूरी एक्समैन की टीम। उसके बाद जाते हैं सारे एवेंजर्स। फैंटास्टिक फोर की टीम में से बिन ग्रिम वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे इस बात का पता लगाना था कि ऐसी कौन सी पावर इस प्लैनेट पर है जहाँ पर वो वापस ह्यूमन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। आई मीन अर्थ पर तो वो ऐसी कोई भी पावर यूज नहीं कर सकता है जिससे वो ह्यूमन के फॉर्म में बदल पाए। और हमने ये देखा भी है कि अर्थ पे वो पूरे टाइम पत्थर के फॉर्म में ही रहता है। और इस तरह से सारे सुपर हीरोज अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और लास्ट में उस अननोन बैटल वर्ल्ड प्लैनेट पर बचता है अकेला बेन ग्रिम द थिंग। और यहाँ पर एंड होता है 1984 का सीक्रेट्स वॉर। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके जरूर बताएं और आपका इस पूरे कॉमिक्स में सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था उसके बारे में भी जरूर बताएं। आई डोंट थिंक कि आने वाले स्टोरीज में वो लोग इस सीक्रेट्स वॉर की स्टोरी को टच करने वाले हैं, बट कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि सीक्रेट्स वॉर 2015 में ऐसा क्या है जो लोग उसे मास्टरपीस बोलते हैं। और अगर आप लोगों में से किसी ने 2015 वाली सीक्रेट्स वॉर पढ़ी है तो उसके बारे में भी जरूर बताएं। और आपका
इस सब के बारे में क्या मानना है वो भी कमेंट में बताएं, और साथ में ये पूरी कॉमिक्स आपको कैसी लगी एक कंप्लीट फीलिंग के साथ अपना ओपिनियन दें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एवेंजर्स टाइम्स रन्स आउट के साथ। तब तक के लिए दिस इज पॉप कल्चर कीड़ा साइनिंग आउट।